वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े 3 मामलों में आज कोर्ट में सुनवाई हुई। पहली सुनवाई वाराणसी जिला कोर्ट में हुई और दूसरी सुनवाई प्रयागराज हाई कोर्ट में हुई और तीसरी सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। तीनों कोर्ट में किस किस मामले में सुनवाई हुई है, इसकी तस्वीर सबसे पहले साफ कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? शिवलिंग मिलने वाली जगह का संरक्षण, इस मुद्दे पर सुनवाई हुई और अगले आदेश तक संरक्षण वाला पुराना आदेश जारी रहेगा। 12 नवंबर तक संरक्षण का आदेश दिया गया था। तारीख खत्म होने के बाद बढ़ाने का आदेश दिया गया। स्वरूप से कोई भी छेड़छाड़ ना हो सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ, आपको यह भी बताते हैं। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की मांग हुई और एएसआई सर्वे की मांग पर आज सुनवाई हुई। मंदिर पक्ष की ओर से कोर्ट में बहस हुई। हिंदू पक्ष की बहस आज नहीं हो सकी है। 28 नवंबर को हिंदू पक्ष अपनी दलील जारी रखेगा और इसके बाद मुस्लिम पक्ष को मिलेगा मौका। सर्वेक्षण से साफ हो जाएगी पूरी तस्वीर, ये बात कही जा रही है। और अब आपको बता दें कि वाराणसी जिला कोर्ट में क्या हुआ। मां श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई हुई। वजूखाने की पश्चिमी दीवार का मामला था जिसको लेकर सुनवाई हुई। पश्चिमी दीवार हटाने की मांग पर सुनवाई की गई। अब 5 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। कथित शिवलिंग की आरती की भी मांग की गई थी, उस पर भी सुनवाई हुई। ज्ञानवापी परिसर के अंदर जब वजूखाने में शिवलिंग जैसी आकृति मिली, दीवारों पर त्रिशूल और धार्मिक चिन्ह मिले, सनातन धर्म के निशान मिले, तो हिंदू पक्ष का दावा और मजबूत हो गया और फिर शुरू हो गया सुनवाई का दौर। सबसे पहले ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग के संरक्षण की अर्जी दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष में फैसला सुना दिया, जिस पर आज फिर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अगले आदेश तक शिवलिंग को संरक्षित रखने का आदेश दे दिया। ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग के संरक्षण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर अदालत ने कहा कि अगले आदेश तक कोई भी शिवलिंग को छुएगा नहीं, यानी शिवलिंग आगे भी संरक्षित रहेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने हिंदू पक्षों को ज्ञानवापी विवाद पर दायर सभी मुकदमों को मजबूत करने के लिए वाराणसी जिला न्यायाधीश के समक्ष आवेदन करने की अनुमति दी। इसके साथ ही पीठ ने हिंदू पक्षों को एक सर्वेक्षण आयुक्त की नियुक्ति पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की प्रबंधन कमेटी की तरफ से दायर अपील पर 3 हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला सरल भाषा में समझाना चाहें तो सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई के ऑर्डर से जो शिवलिंग का प्रोटेक्शन वाला एरिया था, जिसको प्रोटेक्ट किया था शिवलिंग के एरिया को, जहां पे हमने कमीशन की कार्रवाई के दौरान शिवलिंग बरामद किया था, वो प्रोटेक्शन ऑर्डर कंटिन्यू करेगा और वो प्रोटेक्शन ऑर्डर जब तक सुप्रीम कोर्ट के फर्दर आदेश नहीं होते हैं तब तक कंटिन्यू करेगा। और किस मामले पर आप लोग को जवाब देना है इस पूरे मामले में? जो फिलहाल जो मुस्लिम पक्ष की याचिका SLP है, जो कमीशन अपॉइंटमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में वो आए हैं, उस याचिका के खिलाफ हमको जवाब देना है 3 हफ्ते के अंदर। कितनी बड़ी राहत मानते हैं विष्णु? बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर है वो 12 नवंबर को एक्सपायर हो रहा था, इसीलिए वो ऑर्डर एक्सटेंड होना बहुत जरूरी था और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए उस इंटरिम ऑर्डर को एक्सटेंड किया। ठीक है। फिर बात मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वे पर आकर टिक गई, जिसमें हिंदू पक्ष ने दावा किया सर्वेक्षण से ये साफ हो जाएगा कि विवादित जगह पर पहले मंदिर था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। इस पर वाराणसी की जिला अदालत ने विवादित परिसर का सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से करवाने का निर्देश दिया था। इस फैसले को ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिछले साल से ही इस मामले में सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा रखी है। अब इसे बढ़ाकर 28 नवंबर तक कर दिया गया है। आज से पहले ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई 2 नवंबर को वाराणसी जिला अदालत में हुई थी, जिसमें वजूखाने की पश्चिम दीवार को हटाना, कथित शिवलिंग की आरती जैसी मांग की गई, जिसमें ज्ञानवापी परिसर में तहखाने को तोड़कर और मलबे को हटाकर कमीशन की कार्रवाई आगे बढ़ाने की मांग पर सुनवाई हुई थी। मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से आपत्ति दाखिल की गई, जिस पर आज जिला अदालत में सुनवाई हुई और कोर्ट ने 5 दिसंबर को अगली तारीख तय कर दी।
ज्ञानवापी विवाद में हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, जहां पर शिवलिंग जैसी आकृति दिखाई दे रही है, वहां वजूखाना बना दिया गया और इसका ये भी प्रमाण दिया गया कि नंदी का मुख भी शिवलिंग की तरफ ही है। ऐसे में विवाद गहरा है तो वाराणसी से दिल्ली तक सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन इंतजार फाइनल फैसले का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर अखिलेश यादव ने मैनपुरी उपचुनाव के लिए चक्रव्यूह तैयार कर दिया है। उन्होंने एक तीर से 2 की जगह कई निशाने साधने की कोशिश की है। पहले तो अखिलेश यादव ने आलोक शाक्य को जिला अध्यक्ष बनाकर यह साफ कर दिया कि 2,90,000 शाक्य वोट पर उन्होंने सीधे सीधे सेंधमारी की। तो दूसरी तरफ 4,30,000 यादव वोट बैंक को डिंपल के लिए साधने की कोशिश की। डिंपल को मैनपुरी के रण में उतारने के पीछे अखिलेश के कई और इरादे भी हैं। तो दूसरी तरफ डिंपल के जरिए अखिलेश ने चाचा शिवपाल को भी साफ संदेश दिया है। मैनपुरी के रण में अखिलेश की रणनीति का डबल गेम बेहद सटीक है। एक विरासत बचाने की चुनौती तो दूसरी जातीय ध्रुवीकरण को साधने की रणनीति उनके 2 बड़े फैसले से पूरी तरह से सध चुकी है। चुनौतियों के बीच अखिलेश ने बैक टू बैक 2 बड़े फैसले लिए। पहले तो आलोक शाक्य को मैनपुरी का नया जिला अध्यक्ष बनाया और इसके एक दिन बाद ही डिंपल को चुनावी रण में उतार दिया। और अखिलेश के ये दोनों फैसले मुलायम के गढ़ को बचाने के लिए है। मैनपुरी का जातीय समीकरण अगर समझे तो यहाँ पर यादव मतदाता 4,30,000 हैं, शाक्य मतदाता 2,90,000, क्षत्रिय मतदाताओं की बात करें तो 2 लाख, अनुसूचित जाति से 1,50,000, ब्राह्मण मतदाता 1,10,000 और लोधी मतदाता 1 लाख हैं। इसके अलावा वैश्य 70,000 और मुस्लिम मतदाता 60,000 हैं। अखिलेश यादव ने आलोक शाक्य को जिलाध्यक्ष बनाकर ये साफ कर दिया कि 2,90,000 शाक्य वोट पर उन्होंने सीधे सीधे सेंधमारी की है। तो दूसरी तरफ 4,30,000 यादव वोट बैंक को डिंपल के जरिए साधने की कोशिश की है। डिंपल को मैनपुरी के रण में उतारने के पीछे अखिलेश के कई और मकसद हैं, जैसे सीट मुलायम परिवार के पास ही रहे, सहानुभूति का लाभ डिंपल यादव को मिल सके, डिंपल के आने से महिलाओं का समर्थन भी बढ़ेगा। मैनपुरी से एसपी प्रत्याशी डिंपल यादव का नामांकन पत्र भी खरीद लिया गया है। नामांकन पत्र खरीदने जिलाध्यक्ष आलोक शाक्य और मुलायम सिंह यादव के प्रतिनिधि देवेंद्र सिंह यादव दोनों ही पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा कि 2 दिन के अंदर नामांकन पत्र दाखिल कर लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रहा है। श्रद्धेय नेताजी से लगाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, माननीय तेज प्रताप जी ने इस क्षेत्र को चौमुखी विकास किया है। चाहे वो सड़क हो, पुल हो, पुलिया, किसान हो, नौजवान, सारे लोगों के लिए काम किया है। हम लोग विकास के नाम पर क्षेत्र में जाएंगे और माननीय डिंपल यादव जी की भारी मतों। पिता के निधन के गम से उभरकर राजनीतिक रण में उतरे अखिलेश यादव अंदर और बाहर दोनों ही चुनौतियों से जूझ रहे हैं। उन्हें राजनीति में विपक्षियों का सामना भी करना है और घर की अंदरूनी लड़ाई को भी साधना है। यही वजह है कि अपनी कसम को तोड़कर भी उन्हें पत्नी डिंपल को टिकट देना पड़ा और उस सीट पर अपना पल्लड़ा भारी कर लिया, जिसे हिलाने के लिए बीजेपी तत्पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश को न सिर्फ मैनपुरी में प्रचार करना पड़ेगा, बल्कि उन्हें वहां कैंप भी लगाना पड़ेगा। वहीं यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि हमको वहां सर्व समाज का वोट मिलेगा और इस बार हम मैनपुरी जीतेंगे। ही चुनाव में बीएसपी का गठबंधन नहीं होता तो श्री मुलायम सिंह यादव वो चुनाव हार जाते। अब बीएसपी का गठबंधन नहीं है और अब मुलायम सिंह यादव जी प्रत्याशी नहीं है, डिंपल यादव हैं, दोनों में बहुत फर्क है। तो कोई अजय सीट नहीं है। बदायूं बहुत मजबूत सीट है समाजवादी पार्टी की, तो आप देख रहे धर्मेंद्र यादव हारे हैं। फिरोजाबाद बहुत मजबूत है तो अक्षय यादव हारे हैं। कन्नौज बहुत मजबूत थी तो डिंपल यादव हारी हैं। तो इस समय उनके यहाँ 3 लोग पिछली लोकसभा चुनाव हार के घर में बैठे। पहले ही रिकॉर्ड मतों से सारे इतिहास बदलते हुए 37 साल का इतिहास परिवर्तित करते हुए आदरणीय योगी जी को पुनः जनादेश देने का काम किया। अभी जो उपचुनाव हुए आजमगढ़ के रामपुर लोकसभा का, उसमें दोनों जो
गढ़ इनके कहे जाते थे, मैनपुरी गढ़ उस तरह गढ़ कहे जाते थे। दोनों गढ़ ध्वस्त होकर भाजपा के पक्ष में परिणाम आए। ये तीनों परिणाम भी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता का जो आज आकर्षण है, आशीर्वाद है, स्नेह प्यार दुलार है और रीतियों नीतियों पर ठप्पा है, और बाबा जी को जो बुलडोजर बाबा का तमगा दिया गया है जिससे खौफ में रहते हैं अपराधी, उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के लोगों के विश्वास पुनः हमें प्राप्त होगा, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और हम तीनों ही सीटें जीत करके कमल के निशान को जिताने का काम कर सकेंगे। मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव के लिए बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हो रही है। ऐसे में सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि बीजेपी से संभावित उम्मीदवार हैं कौन कौन। मैनपुरी से किसके नाम पर चर्चा चल रही है ये आपको समझाते हैं। प्रेम सिंह शाक्य बीजेपी जिला अध्यक्ष, इसके अलावा प्रदीप सिंह चौहान, मंत्री जयवीर सिंह, ये वो नाम है जिनके नामों पर चर्चा चल रही है। इन्हीं के अलावा प्रेमपाल, सतीश पाल, रघुराज शाक्य, रामपुर से किसे चुना जाएगा, किन किन नामों पर चर्चा हो रही है, उनका भी जिक्र कर लेते हैं। आकाश सक्सेना, अभय गुप्ता, तनवीर अहमद खान, ये वो नाम है जिनकी चर्चा रामपुर के लिए हो रही है। इसके अलावा अगर खतौली सीट की बात करें तो यहां पर विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है, उनके नाम पर भी चर्चा हो रही है। ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री रूपेंद्र सैनी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप सैनी और सुधीर सैनी, इनके नामों को लेकर भी चर्चा की जा रही है। मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव में बीजेपी दम दिखा रही है, समाजवादी पार्टी को चुनौती दे रही है और उस गढ़ पर चढ़ाई की रणनीति तैयार कर रही है जिस पर अब तक जीत का स्वाद तक नहीं चखा गया। और यही वजह है कि लखनऊ से दिल्ली तक प्रत्याशियों के नाम पर मंथन चल रहा है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और बीजेपी महामंत्री संगठन दिल्ली के दौरे पर हैं। दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व को उपचुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर फीडबैक दिए और दिल्ली दरबार में यूपी उपचुनाव की सीटों को लेकर चर्चा की गई। पर बीजेपी प्रदेश संगठन को भेजे गए मैनपुरी, खतौली और रामपुर के संभावित प्रत्याशियों के नामों की सूची में अपर्णा का नाम शामिल नहीं है। सूत्रों के अनुसार मैनपुरी से प्रत्याशियों की सूची में प्रेम सिंह शाक्य, बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान, प्रेमपाल, सतीश पाल और रघुराज शाक्य के नाम शामिल हैं। वहीं रामपुर उपचुनाव में आकाश सक्सेना, अभय गुप्ता, तनवीर अहमद खान के नामों पर मंथन हो रहा है। वहीं खतौली उपचुनाव के लिए पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी, सुधीर सैनी, ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री रूपेंद्र सैनी और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप सैनी के नाम चर्चा में हैं। बीजेपी प्रदेश संगठन को भेजे गए मैनपुरी, खतौली और रामपुर में प्रत्याशियों के नामों का पैनल है। सूत्रों से खबर है कि मैनपुरी से प्रेम सिंह शाक्य, बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान, मंत्री जयवीर सिंह, प्रेमपाल, सतीश पाल और रघुराज शाक्य का नाम है, जिस पर अभी फाइनल फैसला होना बाकी है। तो दूसरी तरफ आजम खान की विधायकी जाने के बाद खाली हुई रामपुर सीट पर आकाश सक्सेना, अभय गुप्ता, तनवीर अहमद खान के नामों पर बीजेपी में मंथन चल रहा है। वहीं खतौली से पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी, सुधीर सैनी, ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री रूपेंद्र सैनी और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप सैनी के नाम पर मंथन चल रहा है। कमल चुनाव लड़ रहा है और कमल ही जीतेगा और कमल जन जन तक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियों को लेकर के पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर जन जन तक घर घर में भरोसे का प्रतीक बन गया है और लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ही जीते, इसलिए लगातार भाजपा का जनाधार आशीर्वाद जनता का बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद चुनावी समीकरण पर नजर बनाए हुए हैं और मैनपुरी सीट फतेह करने के लिए खुद चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी गोला गोकर्णनाथ की जीत के बाद फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं और तीनों सीटों पर जीत का दावा भी कर रहे हैं। ऐसे में रामपुर और मैनपुरी की जंग बीजेपी के लिए अहम साबित होने वाली है और इसके नतीजे 2024 के लिए बेहद खास होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी दौरे के दौरान आज बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। उसके बाद रविदास घाट पर जेटी के लोकार्पण के लिए पहुंचे।
इस कार्यक्रम में शिरकत करने के साथ ही प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व वाली प्रदर्शनी का उन्होंने अवलोकन भी किया। वाराणसी में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग सम्मेलन में सीएम योगी ने शिरकत की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 2017 के बाद से यूपी में तेजी से विकास हो रहा है। आगे उन्होंने कहा कि अब किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले यूपी के 38 जिले में बाढ़ आया करती थी, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद हालात बदल गए हैं। अब यूपी के सिर्फ 4 से 5 जिलों में बाढ़ आती है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद थे। जब हम लोग 2017 में आए थे, उत्तर प्रदेश में 38 जनपद ऐसे थे जो बाढ़ से प्रभावित होते थे। हर वर्ष बाढ़ का उसमें प्रभाव पड़ता था। थोड़ी भी बारिश पड़ती थी, बाढ़ आ जाती थी और उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होते थे और उस पैसे के नाम पर बहुत जगह तो लूट खसोट होती थी। हम लोग गए, आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है। तो मैं एक जगह गया था जहां हर वर्ष लगभग 125 करोड़ रुपए खर्च होते थे केवल बाढ़ प्रबंधन के नाम पे। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। 2017 में ही मैंने कहा ये काम करो, इस कार्य नहीं होगा इस बार बाढ़ आने दो। लेकिन मुझे उसी जगह से अगले दिन जाना पड़ा था, तो मैंने अपने हेलीकॉप्टर के जो चॉपर का जो पायलट था उससे मैंने कहा ये काम करो, थोड़ा इसको नीचे करके मुझे दिखाओ क्या है ये। मैं वहां पे गया था, तो मैंने वापस आने के बाद फिर बैठक की और मैंने संबंधित विभाग से कहा, मैंने कहा अगर हम लोग बाढ़ प्रबंधन की बजाय वहां पे नदी को चैनलाइज कर लें। उन्होंने कहा ये कैसे हो पाएगा। मैंने कहा ड्रेजिंग करके। कहा कैसे हो पाएगा। मैंने कहा ड्रेजर मंगाओ। उन्होंने कहा ड्रेजर तो हमारे पास है। तो मैंने कहा जो है उसका उपयोग तो करो। आप आश्चर्य करेंगे कि जिस पे 125 करोड़ रुपए खर्च होते थे, मात्र 5 करोड़ रुपए में हम लोगों ने ड्रेजिंग करके पूरी नदी को 12 किलोमीटर चैनलाइज कर लिया था। और आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर बामुश्किल 4 से 5 जनपदों में बाढ़ आती है। बाढ़ डेंगू के कहर की। उत्तर प्रदेश के लगभग हर शहर से डेंगू के केस बढ़ने की खबरें आ रही हैं। प्रशासन लाख दावे करे, लेकिन हकीकत यही है कि डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। यूपी के अलग अलग शहरों में इस वक्त डेंगू के जो हालात बने हुए हैं, उसको लेकर हमने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। क्या तस्वीर सामने आई है, आइए आपको दिखाते हैं। डेंगू के डंक से उत्तर प्रदेश परेशान है। बीते 3 दिनों में यूपी में 2000 से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आए हैं। अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी लाइन लगी है। प्लेटलेट्स मिलना बेहद मुश्किल हो रहा है। हम आपको दिखाते हैं यूपी के अलग अलग शहरों से डेंगू की ग्राउंड रिपोर्ट। कानपुर में डेंगू का कहर जारी है। प्रशासन के मुताबिक यहाँ आंकड़ा 450 को पार कर गया है, लेकिन हकीकत ये है कि उर्सला अस्पताल, हेलेट अस्पताल और निजी अस्पतालों को मिलाकर हजारों की संख्या में मरीज अपना इलाज करा रहे हैं। मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं। 70 हॉटस्पॉट मोहल्ले चिन्हित किए गए हैं जहां पर डेंगू का लार्वा मिला है। गाजियाबाद को एक बार फिर डेंगू ने अपनी जद में ले लिया है। यहाँ आज तक कुल 652 एक्टिव मरीज हैं। लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में डेंगू वार्ड बनाया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कल ही गाजियाबाद आए थे और गाजियाबाद की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को डेंगू की रोकथाम के निर्देश भी दिए। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद एक बार फिर डेंगू की जद में है। अगर बात की जाए गाजियाबाद में कुल एक्टिव पेशेंटों की, तो डेंगू के तकरीबन 600 एक्टिव पेशेंट हैं। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के ही संयुक्त जिला चिकित्सालय में। यहाँ पर आप देख सकते हैं शासन एवं प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां यहाँ कर ली गई हैं। जो डेंगू पेशेंट हैं उनको यहाँ एडमिट किया गया है, साथ ही उन्हें दवाई भी दी जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पर मच्छरदानियाँ भी लगाई हुई हैं। कुछ पेशेंट के जो तीमारदार हैं वो मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। और जानना चाहूँगा, आपके कोई यहाँ पर एडमिट है? बेटा है मेरा जी। तो किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है? फिलहाल सब सही है। सब सही है? हाँ जी। जी, दवाई ववाई सब ठीक है? सब बढ़िया मिल रहा है इस समय। जी बिल्कुल। ये वो लोग हैं जिनके यहाँ पर पेशेंट हैं, ये इनके बेटे हैं जो कि डेंगू से पीड़ित हैं। कितने दिन से आप बीमार हैं भैया?
3 दिन हुए मुझे, पर अब आराम है। अब आराम है। डॉक्टर की टीम पूरा तरीके से आती है, धीरे पूरा काम कर रही है। गोरखपुर में भी डेंगू का कहर जारी है। जिले में 200 से अधिक डेंगू के मरीज मिले हैं। शहर में हजारों की संख्या में लोग बुखार से पीड़ित हैं। शहर के कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर पूरा का पूरा परिवार बुखार से पीड़ित है। जिले में डेंगू के डंक से 200 से अधिक लोग पीड़ित हैं, तो वहीं वायरल फीवर से शहर के कई मोहल्ले बुरी तरीके से प्रभावित हैं। स्थिति ये है कि एक घर में कई मरीज हैं। सीएमओ का कहना है कि वायरल सीजन चल रहा है, लोग अगर बुखार आता है तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल आएं, वहां पे दिखाने के बाद ही अपना इलाज करें और घर पर। आजमगढ़ में डेंगू से हालात खराब हो रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा संकट है प्लेटलेट्स की कमी। जिला अस्पताल में ब्लड बैंक में पिछले 1 महीने में 10 गुना प्लेटलेट्स की मांग बढ़ी है, जिससे ब्लड बैंक के कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाकर 24 घंटे प्लेटलेट्स बनाने का काम चल रहा है। प्लेटलेट्स के लिए फ्रेश ब्लड की जरूरत होती है, लिहाजा ब्लड की कमी के कारण समाज सेवी संस्थाओं की मदद ली जा रही है। आजमगढ़ ब्लड बैंक में वर्तमान समय में 1000 यूनिट ब्लड है और सभी ग्रुपों के, चाहे वो पॉजिटिव ग्रुप हो चाहे नेगेटिव ग्रुप के, सभी ग्रुप के ब्लड अवेलेबल है। और जिसके साथ अगर ब्लड देने वाले नहीं हैं तो अधिक ब्लड होने की वजह से हम लोग बिना प्रतिस्थानी के ब्लड लिए भी ब्लड दे रहे हैं। और कुछ बीमारियां हैं जिसमें कि हम थैलीसीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, GSY के केस में बगैर ब्लड लिए ही ब्लड उनको दिया जा रहा है। जहां तक रहा प्लेटलेट का सवाल, तो इधर 1.5 महीने से प्लेटलेट की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। पीलीभीत में बुखार से 13 लोगों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आलम यह है कि कई इलाकों में झोला छाप डॉक्टर्स के भरोसे लोग इलाज ले रहे हैं, तो कहीं घरों में अस्पताल बनता जा रहा है। जिला अस्पताल के बाहर पानी जमा है, जिससे मच्छर के लार्वा पैदा हो रहे हैं। डेंगू के जांच के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं, लेकिन हालात काबू में नहीं आ पा रहे। अस्पताल में बेड की भारी कमी है, ब्लड रिपोर्ट वक्त पर नहीं मिल पा रही, लिहाजा मरीज खासा परेशान है। चलो इतना तो साफ है कि डेंगू का डंक पूरे प्रदेश पर हावी होता जा रहा है और लाख कोशिशों के बावजूद मरीजों की संख्या कम नहीं हो पा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।